अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज जस्टिस याया आफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा लिया और उठाते के बाद ही हमने देखा कि दो बड़ी चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि 28 अक्टूबर को बताया जाता है कि फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया है, जबकि एक और काम जो उन्होंने किया जो कि एक बड़ा कदम ही कहलाएगा वो था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अमेंडमेंट की गई और वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसका इजरा किया गया था। और जिस वक्त किया गया था उस वक्त आपको याद होगा कि उस इजरा के फ़ौरन ही बाद यानी चंद घंटों में ही उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन को तब्दील किया और जस्टिस अमीनुद्दीन को उस कमेटी का हिस्सा बनाया और जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से हटा दिया गया था। आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने दोबारा से अपने जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दोबारा इस जजेस कमेटी में शामिल किया है। इस मैसेज से क्या समझा जाए इस पर आज ज़रूर बात की जाएगी और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आज तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हमने देखा कि जो दीगर मेहमान खुसूसी उसमें शामिल थे उनमें वो जज साहिबान ज़रूर शामिल थे जो कि कल जिस वक्त साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की फुल कोर्ट रेफरेंस में उनको मदऊ किया गया था उसमें उन्होंने अदम शिरकत की थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाब किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत आज जस्टिस याया आफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाया है। देखना यह है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स की दाई है ये हुकूमत और कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम से अब जुडिशरी के अंदर एक नया बाब शुरू होगा और अदलिया के हवाले से जो भी शिकायत थी वो भी दूर होंगी। वक्त आएगा यानी आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि क्या वो पोलराइजेशन, वो डिवीज़न, वो तफरीक जिसका कि जिक्र मौजूदा हुकूमत कई बार करती आई है उसमें किस हद तक फ़र्क पड़ा है। और फिर ये कि जो पेंडेंसी के केसेस हैं यानी जो वो कहते हैं कि आईनी बेंचेस तश्कील दी जाएंगी, इसलिए दी जाएंगी कि तमाम केसेस जो हैं वो आईनी केसेस के नज़र हो जाते हैं और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इंतहाई बड़ा बैकलॉग जो है वो किस हद तक दूर होगा इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इसी हवाले से बात करेंगे। इन फोकस है फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, आज नए चीफ जस्टिस ने हलफ भी उठा लिया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आने के बाद ही आपने देखा कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। जजेस कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है उसे तब्दील किया गया, जिससे पहले काजी फाइज ईसा साहब ने तब्दील किया था एक ऑर्डिनेंस के तहत। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं और क्या इस चेंज के बाद आप ये समझते हैं कि हुकूमत किसी सूरत कोई तजब्जुब का शिकार हुई होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जितनी एफर्ट की है वो उस तरह का कानून नहीं बना सकी, आईनी तरमीम नहीं बना सकी जो वो लाना चाहती थी। क्योंकि देखिए ना नादिया, इतनी कोशिश उन्होंने इसलिए की कि वो चाहते हैं कि जो जजेस हैं वो फैसले करने से पहले हमें भेज दिया करें, हम उन्हें देख लिया करें, फिर हमें वो फैसले इशू किया करें। जिस तरह FIA है या ये नैब है या पुलिस है, वो इस तरह का एक रिलेशनशिप चाहते हैं जुडिशरी के साथ, जो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू फजलुर रहमान साहब एंड ऑल्सो PTI, जिनकी वजह से वो जो एक्सट्रीम वो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। अब देखिए, ये इन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम क्रिएट किया है जिसके अंदर चीफ जस्टिस को बुनियादी तौर के ऊपर वो कहते हैं वो डमी होगा। हम एक जज लगाएंगे, वो एक और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह होगा और सारे इख्तियार उन जजेस के पास होंगे और हमारे केस वो जज सुनेंगे। अब लकीली इन जजेस में तो 17 जजेस जो आ गए हैं उसमें कोई ज्यादातर जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। सो हुकूमत को उस तरह का जो से ये समझिए कि वो रिलीफ शायद वो समझते हैं कि नहीं मिले। अब इसी मकसद के लिए 6 नए जजेस लाए जा रहे हैं हाई कोर्ट में। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी तरफ से क्या हुकूमत को पुशबैक मिलेगा, क्योंकि जो जजमेंट है वो तो इतनी, ये जो आईनी तरमीम है ये तो इतनी मज़ाक़ा खेज है कि सिर्फ चंद ही जजमेंट्स आप देखेंगी आएंगी तो आपको नजर आएगा कि ये फ्यूटाइल एफर्ट हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो अब देखना यही है कि क्या जजेस के अंदर से जो क्वेश्चन है उनके ऊपर वो थोड़ी हटेगी एंड दे विल स्ट्राइव जो उनकी पोजीशन है उसके लिए,
या वो भी नौकरी करेंगे। अब ये अगले एक हफ्ते में पता चल जाएगा हमें, हफ्ते 2 हफ्ते। अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हैं और इसी तरह हुकूमत के जो वज़रा हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जो कंधा तहरीक इंसाफ इस्तेमाल किया करती थी अदलिया के ज़रिए, कम अज़ कम 26वीं आइनी तरमीम से हमने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन बात तो वही है ना कि वो चाहते हैं कि अदलिया भी मती हो, और वो कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से हमने एक डोसाइल अदलिया जो है वो बना ली है। अब प्रॉब्लम इनका ये है, एहसन इकबाल का या PMLN का, कि देखिए ये आए हैं एक बिल्कुल ही इलेजिटिमेट इलेक्शन के जरिए, जहां फॉर्म 47 बनाया गया, जाली सारा सिस्टम। तो ये जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, कुछ भी हो जाता है, ये घबरा जाते हैं कि कहीं इलेक्शन की स्क्रूटनी ना शुरू हो जाए, और वो शुरू हो जाए तो जाहिर है आपको पता ही है 18 नशिस्तें नून लीग ने इस इलेक्शन में जीती, 27 पीपल्स पार्टी ने जीती, और इससे ज्यादा बाकी सारी जो है जाली उनको बना के दी गई। और उनका ये जो खौफ है कि जुडिशरी स्क्रूटनाइज ना कर दे इलेक्शन, ये वो उसकी वजह से ये सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं, और जाहिर है कि उसके ऊपर काफी घबराहट। अच्छा, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, जो कसीने पुनी जज हैं, उनका खत भी आपके सामने आया होगा, जो कल सबकी नज़र से गुजरा भी, उनके हवाले से वो ये कहते हैं, एहसन इकबाल हमारे ही प्रोग्राम में थे, और वो कहते हैं कि देखिए हमारा जो इंतखाब था बतौर चीफ जस्टिस, पार्लिमानी कमेटी ने जो किया उसकी दुरुस्तगी पर मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है वो मोहर सब्त करता है, क्योंकि अगर वो होते तो पोलराइजेशन में इजाफा होता। और साथ ही ये भी कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से उनके हवाले से बात करना शुरू की थी, एक तरह से लाइक ऐसा लगता था कि जैसे उनकी हिमायत जो है वो कर रहे हैं, एंड दोज आर सम ऑफ द रीजंस कि वो इस मेरिट के ऊपर नहीं बैठे बतौर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है नादिया, लेकिन आपको याद होगा, क्योंकि आप तो शुरू से ही पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं, आपको याद होगा कि जब मंसूर अली शाह साहब ही थे और अतर मिनल्ला साहब ही थे, जब ये PTI के विलन थे और नून लीग के हीरो थे, क्योंकि इन्होंने एक पहले तो अतर मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने के लिए जो इकदाम उठाए वो आपके सामने हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने जब 90 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ी गई, तो 90 दिनों में इलेक्शन होना था, और वो इलेक्शन होने की को जो रोका गया, उसमें चूंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन थी तो नून लीग इनके कसीदे पड़ रही थी। अब सिर्फ एक फैसला उन्होंने दूसरी तरफ दे दिया जो बिल्कुल वाज़ेह है, सिंपल बात है कि आपको रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती बिकॉज आपके वोट नहीं है। देखो ना, सिंपल प्रिंसिपल है, क्योंकि वोट पे मिलना है ना आपको, उसके ऊपर उन्होंने खिलाफ हो गए हैं। सो बुनियादी प्रॉब्लम इनका ये है नून लीग का कि ये कोई अपनी एक जमहूरी लोग है ही नहीं है, ये बुनियादी तौर के ऊपर तो आमरीत की पैदावार है, और इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी उसी डिक्टेटरशिप के मुताबिक ही चलता है। दे वॉन्ट टेक ऑल पोजीशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में टेक ऑल होता ही नहीं। सही। फवाद चौधरी से ज़रा सियासत पर आते हैं। आप नाक़िद रहे हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, और कई बार आपने इसको मेंशन भी किया है, लेकिन हालिया दिनों में जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके हवाले से इतनी तनकीद, आखिर वजह क्या है? इट लुक्स वेरी पर्सनल। वेल, इट गोज बैक टू दैट पनामा केस, जब वो नवाज शरीफ साहब के वकील थे और हम जो थे, वो जाहिर है कि हमारी तो PTI जो मॉडर्न PTI है उसकी बुनियाद तो पनामा केस पे रखी गई ना। तो जो पनामा केस के खिलाफ लोग थे या जिन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ के वकालत की, बल्कि आई वुड से कि जाली एविडेंस क्रिएट करके दी नवाज शरीफ को, जाहिर है कि उनके ऊपर हमारी तनकीद जो है वो रहेगी, और नॉट विद स्टैंडिंग रहेगी। PTI के अंदर जो मर्जी फैसले होते रहो, ये कोई बटालियन तो नहीं है जहाँ पे आप कहें कि ये फैसला हो गया है तो आप सारे जो है वो उसको पूरी तरह मुती करें और उसके पीछे लग जाए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ओपिनियंस होती हैं, एंड वी हैव आवर ओन ओपिनियन। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया तहरीक इंसाफ की कुर्बानियों देने वाले लोगों के लिए। आज भी आप देखें, एजाज चौधरी साहब की तारीख थी, उमर चीमा की तारीख थी, कोई PTI का लीडर वहां पे कभी नहीं गया। खवातीन कैद हुई हैं, कोई PTI का लीडर वहां नहीं गया। फिर इतना कैजुअल एटीट्यूड है, आपने 1000-1500 बंदा जो है वो वर्कर जो है वो करवा दिया गिरफ्तार, और ऊपर से आप ट्वीट कर रहे हैं कि वो असल में वर्कर्स जो हैं वो तो गिरफ्तार हो जाएं, कोई बात नहीं, लीडरशिप को तो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। वो फिर मौलाना फजल रहमान को कौन मिलेगा? आई मीन, दिस इज नॉट हाउ यू
run a political party. I think he needs to apologize to workers of PTI. देखिए, वो आपका अपना ज़ाहिर है एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि तहरीक इंसाफ में जो कोई भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिसकी भी नोटिफिकेशन होती है, वो इमरान खान साहब की मर्जी से होती है। तो नाउ यू आर क्वेश्चनिंग इमरान खान साहब चॉइस फॉर सेक्रेटरी जनरल। इमरान खान की चॉइस तो महदूद कर दी गई ना, पीटीआई को तो छोड़ा ही नहीं गया। सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको जो है ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया, और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जिस किस्म की कार्रवाइयां हुई आप सामने देखिए ना। मसलन जो सारे लोग हैं हमारे, तो सारे लोग या तो जेलों में हैं या उनको जबरदस्ती जो है वो सियासत छुड़वाई गई। पीटीआई के लोग तो नहीं है ना, ये सारे लोग तो फिर इन द ब्लैंक्स में आए हुए हैं। ये बात सही है, इमरान खान ने तो जो मौजूदा लॉट में से कुछ 4 बंदे मिलेंगे, उन्होंने उन्हीं के साथ जो है वो फिर काम चलाया है। बट आई थिंक ये लोग जो जिस तरीके से चला रहे हैं, उनकी कमियों कोताहियों के ऊपर बात करना हमारा फर्ज है और ये हम करते रहेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने आपके जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब लीगल टीम का हिस्सा थे, और जिस रोज़ उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से होती है, एंड दैट टू अ बिग डे, क्योंकि उसी दिन बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया जाता है, दूसरे दिन ही वो लीगल टीम से जो है उन्हें निकाल दिया जाता है। जिस पे सलमान अकरम राजा साहब से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये नेशनल टीवी का सवाल ही नहीं बनता, अगर हम किसी चपरासी को निकालें तो आप क्या मुझसे सवाल करेंगी। तो ये उनकी कॉनोटेशन, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज, कि क्या फैसल चौधरी साहब के हवाले से जो ये बातें की जा रही हैं कि वो आपके लिए और दीगर और लोगों के लिए बतौर लॉबियस्ट काम कर रहे थे कि इमरान खान साहब किसी तरह से आप सबको जमात में वापस ले लें, इज दैट द रीजन? देखिए, पहली बात तो यह नादिया कि मुझे किसी लॉबिस्ट की जरूरत नहीं है इमरान खान के साथ, और फैसल पीटीआई में नहीं है। फैसल इज अ लॉयर। वो पहले भी जब जुड़े हुए थे इमरान खान के साथ, वो बतौर वकील जुड़े हुए थे। अब भी उन्हें इमरान खान ने खुद बुला के अपना वकील मुकर्रर किया था। वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। ही इज ओनली अ लॉयर फॉर इमरान खान। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने आज नई पिटीशन फाइल की है जो बैरिस्टर गौहर साहब के कहने के ऊपर, और उन्होंने इमरान खान के लिए जो सहूलतें हैं वो मांगी हैं। मैं समझता हूँ कि फैसल ने बिल्कुल ठीक किया। असल में तो जो आई मस्ट से कि वो बड़ा डिप्रेस थे। हमारा ज़ाहिर है खान साहब से एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, और जो सिचुएशन वो जेल में देख के आए और वो बहुत डिप्रेस थे फैसल के, ये जिस तरह से इन्होंने खान साहब को रखा है, तो ये लोग जो उन्हें मिलने गए थे ये तरमीम खेलते रहे हैं। इन्होंने इमरान खान के लिए पिटीशन क्यों नहीं फाइल की? एंड यस, दे हैड अ फाइट ऑन दिस इशू कि आप इमरान खान के ऊपर बड़े कैजुअल हैं, और आप पार्टी तो इमरान खान के लिए नहीं खड़ी हो रही, तो फिर किसी के लिए क्या खड़ी होगी? तो ऑब्वियसली ये जो क्रिटिसिज्म है उनका वो बिल्कुल जायज़ था, और आज उन्होंने यही पिटीशन अब फाइल की है चेयरमैन गौहर साहब के कहने पे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है शानदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शानदाना साहिबा, एक नया मैं कहूँगी बाब शुरू हुआ है, और क्यों, इसलिए भी मैं बात कर रही हूँ आला अदलिया की, क्योंकि आज जस्टिस याया आफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ भी उठा लिया और अपने काम का बाकायदा आगाज़ भी उन्होंने कर दिया है। एक बड़ा कदम भी उन्होंने लिया आते के साथ ही, क्योंकि आप लोग साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से काफ़ी मोतरस थे, एतराज़ात थे आपके के उनके हवाले से। अब क्या नए चीफ जस्टिस के हवाले से आप लोग पुरुमीद हैं और आपके एतराज़ात कम अज़ कम नहीं हैं उनकी शख्सियत से? नादिया बीबी, शो पे बुलाने का आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इसको फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब दूंगी। देखिए, जब से पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया, अदालतें आधी रात को खोली गई, हमारे लोग घसीटे गए, हमारे लोग जेलों में गए, क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ, आपने नोटिस किया होगा, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन बाय द वे, जहाँ पे हमारे एक सूडो जीनियस बैठा हुआ है। हमारा बेड़ा गर्क कर दिए गए मोर और लेस जितने भी जुडिशल डिसीजंस आए थे। वो तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अब्यूज़ होने लगा, और उस अब्यूज़ से पहले भी और उसके बाद भी जजानों ने फिर फैसले अपने बदल लिए, तो तब हमें समझ आई कि ये गेम क्या थी।
बॉटम लाइन भी है कि हमें जजों से इंसाफ चाहिए होता है, हमें ज़ातियात किसी से नहीं होती। हमारे जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ किए हमने सबको एक्सेप्ट किया। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हमने, जिस तरह आपने देखा JUIF के लोग आए थे अटैक करने सुप्रीम कोर्ट को अभी PDM की हुकूमत में, या नून लीग ने खुद सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि हमने किसी अदालत अटैक किया और किसी जज के घर पे किया, बल्कि वो तो जो 6 हाई कोर्ट के जजेस थे इस्लामाबाद के, उन्होंने एक खत लिखा था, पेशावर के जजेस ने लिखा था, सिंध के जजेस ने, पंजाब के हाई कोर्ट जजेस ने, कि हमें इस किस्म से हरासा किया जा रहा है, ऐसी ऐसी हरकतें हमारे खानदानों के साथ की जा रही हैं कि हमें इंसाफ करने नहीं दिया जा रहा। हम तो उस नाइंसाफी की रिसीविंग एंड पे थे, और अगर हम गिला भी ना करें, शिकायत भी ना करें, शिकवा भी ना करें, फिर तो हम डिक्टेटरशिप में रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक नया बाब पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। हमारी हर जज से यही तमन्ना होती है कि अपने वतन की हालत देखें, अपनी जुडिशरी की हालत देखें, दुनिया में जो हमारी रैंकिंग है उसको देखें, जिस तरह पाकिस्तान में लोग घसीट घसीट के मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, उसको देखें। दैट्स ऑल वी एक्सपेक्ट, इंसाफ। हम ये नहीं चाहते कोई प्रो PTI हो या एंटी PTI, जस्ट बी फेयर, बी जस्ट। ओके, तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो आप लोगों के इख्तिलाफात हैं, लेकिन जस्टिस याया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनसे आपका कोई इख्तिलाफ नहीं है, इज दैट ट्रू? देखिए, हमारा इख्तिलाफ उस तरीके से था, उस प्रोसेस से था। आइन में खुद लिखा हुआ है कि जब हाउस इनकम्प्लीट होगा आप इलेक्शंस नहीं करा सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को छेड़ नहीं सकते। हमारी रिजर्व औरतों की सीटें कहाँ हैं इस वक्त हवा में? हमारी जो अकलियतें हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनकी सीटें कहाँ हैं? हाउस इज नॉट कंप्लीट। ये आईनी तरमीमें तो हो ही नहीं सकती थी उनकी गैर मौजूदगी में। अब जो तरमीम हो गई और उसके थ्रू उन्होंने एक गंदा कानून बनाया, अच्छा कानून बनाया, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उस कानून से जो बन गया जज, नहीं बना जज, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो सिर्फ इससे ताल्लुक था कि आप लोगों ने लोगों उठा के, मार पीट के, थ्रेटन करके, हम लोग खुद भागे हुए थे। 20 दिन से हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी, हमें किसी जलसे में आने की इजाजत नहीं थी, किसी ये क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट में आने की इजाजत नहीं थी। हम तो खुद तंग आ गए थे, हमारे वर्कर हमसे नाराज थे, और हम तमाम MNAs और सेनेटर्स को कहा गया था कि खबरदार आप इस्लामाबाद में ना नजर आए, क्योंकि प्रिजम्पशन होगी कि आप सब पैसे ले चुके हैं। तो हमारा तो उस तरीके से उस गैर आईनी जो आईनी तरमीम आई हैं उनसे मसला था, हमारे किसी इंडिविजुअल से मसला नहीं है। सही सही। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसमें बड़े वसूख से एहसन इकबाल साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, वो ये कहते हैं कि तहरीके इंसाफ का वतीरा रहा है कि सियासी तौर पर जब उन्हें शिकस्त हो रही होती थी तो वो अदलिया का सहारा लेते थे, उनका कंधा इस्तेमाल करते थे। 26वीं आईनी तरमीम से इस कंधे को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। नादिया बीवी, एक बहुत फेमस सेइंग है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू जस्ट माइट गेट इट। इनके साथ वो काम हुआ है, इन लोगों ने अपनी ही कब्रों में कीले डाल दी हैं, बट नेवर माइंड, वो अल्लाह और अल्लाह की मर्जी, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक इन तीनों के आपने नाम लिए, माशाल्लाह तमाम फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो इनका मैं क्या जवाब दूँ। और रही बात की जो PTI ये करती है वो करती है, मोर देन 47 ईयर्स इन लोगों ने पाकिस्तान को चूरे चूरे कर दी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ आपकी इकोनॉमी से। जब कोविड था पाकिस्तान में, कोरोना, तो 2 किस्म के लोग थे जिन्होंने रब्बुल आलमीन के बाद पाकिस्तान को बचाया। एक थे डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस, मेडिकल टेक्नीशियंस, और दूसरे थे आपके किसान, जो आपकी प्लेटों पे उन्होंने खाना रखा। इन्होंने पिछले 47 साल से किसानों के साथ क्या किया है कि आपकी जितनी इनकम होती है ना सारी मुल्क की, आप कमाती हैं खातून है, मैं कमाती हुई खातून हूँ, घर में जो इनकम आती है वो हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के काश्तकारों से, उनको ये माफियाज बोलते हैं, इनकी जो है आंटी पंजाब वाली, उन्होंने इनकी 47 से 70% तमाम काश्तकारों के पैसे लेके शहरों में और गरीबों को और गरीब कर दिया। ये लोग बात करेंगे कि PTI फलानी इस्तेमाल करती है, फलाना इस्तेमाल करती है, 26 तरमीम ने ये कर दिया। माजरत के साथ, अल्लाह करे वो दिन आए जब आप अपने खुद आंखों से इंसाफ देखेंगे। देखिए, कुछ चीजें होती है ना जिसके लिए सियासी दलाइल की या बड़ी बड़ी बातों की या कुरान की कसम की जरूरत नहीं होती, वो आपके आंखों के सामने होती हैं। और शुक्र है आपको तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है सियासत का, आपने ज्यादा लोग देखे हैं आते जाते हुए। कोई भी हम में से इररिप्लेसेबल नहीं है, हम में से कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। सब ने उसी मिट्टी की कब्र में जाना है। आप देख लेंगे कि सच क्या था, झूठ क्या था, वक्त आने पर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कल जो वाकया हुआ है कैदी वैन के हवाले से, जो हमला हुआ, उस पर हुकूमत यानी अता तारड़ साहब, क्योंकि तर्जुमान है वो हुकूमत के, उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि 20 हमला आवर ये वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के ही थे।
बल्कि इनमें से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एक मेंबर के बेटा भी शामिल था जिन्होंने ये सब कुछ किया, और उन्होंने कहा किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब ये एक नया मैं कहूँगी पेंडोरा बॉक्स खुला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस सब से आप लोग कैसे निकलेंगे? नादिया, आप बचपन में एक अमेरिका में एक खिलौनों की दुकान होती थी, अब तो बंद हो गई, टॉयज आर अस, याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है बिल्कुल याद है। अब ये जो है ना साइकोज आर अस की दुकान पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में खुल गई है। मतलब झूठ वो बोलो ना कि किसी को यकीन तो आए। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अब एग्जैक्टली जो 9 मई में किया था, पीटीआई वाले हमारे वर्कर डिफरेंट साइजेस में होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं, बट हमारे पीटीआई के वर्कर ये जो कल थे ना जिन्होंने चेहरे ढके हुए थे और फिट फिट बंदे डंडे पकड़े हुए और पुलिस की वैन को स्मैश करी, इतनी कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह, अल्लाह करे तमाम पीटीआई के वर्कर्स में ऐसी कॉन्फिडेंस आए। दूसरी बात, एक पुलिस की गाड़ियां जो बख्तरबंद जा रही थी, उनको ऑर्डर था कि इन पे वापस फायर शायर नहीं करना। हमारा बंदा तो फलस्तीन का झंडा या पीटीआई का झंडा उठाते हैं, उसकी खाल उधेड़ देते हैं, और ये लोग पुलिस की गाड़ी पे डंडे और शेलिंग और क्या क्या कर रहे थे। किसी ने गोली भी नहीं मारी, कोई देख भी नहीं रहा, फिल्में बना रहे थे सारे। और तीसरी बात, मजे की बात, हमारे जो इन लोगों ने ये अगवा करने की कोशिश की, इन्होंने दरवाजे खोल दिए बख्तरबंद गाड़ियों के। हमारा प्रिजनर उतरा नहीं गाड़ियों से। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब साहब, हमारे जो दोनों, एक मिनिस्टर हैं, एक मुशीर हैं केपी के एमपीएस, उन्होंने कहा कि हम नहीं उतर रहे। उनकी वीडियोस है, कहते हैं ये जो भी कर ले हम बैठे हुए हैं, हमारी बेल हो चुकी है, उन्होंने हमें जबरदस्ती दोबारा उठाया। ये इंडियन मूवी है, मोदी के बहुत बड़े भक्त भी है ना सारे, खासकर ये पंजाब हुकूमत और शहबाज टाइप, तो इनको बहुत शौक होता है कि जो इंडियन मूवी में कभी देख लिया बस उसको एक्ट आउट करो। So why would they do it? अगर ये आप लोगों का इल्जाम है कि इन्होंने खुद कराया है, why would they do it? What do they want? किसने कराया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? इनका तो आदत बन गई है ये गंदे काम करने। एक और बात आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि यासिर कुरैशी एक एमपी हैं पंजाब के, वो भी भाग गए थे उस बख्तरबंद गाड़ी से, वो अटक की तरफ जा रहे थे। और मजा है कि जिस वक्त ये रिपोर्ट दे रहे थे, उसी वक्त वो बंदा यासिर कुरैशी एमपीए बैठा है पंजाब असेंबली में, कह रहा है सर मैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे आपके सामने बैठा हूँ, और ARY कह रहा है कि मैं बख्तरबंद से भागा हूँ। कहते सर फैसला कर ले मैंने क्या किया है। These people are such an embarrassment. पहले they used to make dirty movies of people, अब अपनी फिल्में बना रहे हैं माजरत के साथ। It's a deranged lot. इनकी ना अकल थी ना तालीम थी, और अब तो मोरालिटी भी खत्म हो गई। कोई अखलाक, कोई इंसानियत, कोई दीन, कोई हया, कुछ इनके पास नहीं रहा। बस झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। मैं आपको खुद बताऊं, मैं नाम नहीं ले सकती, हमारे एक MNA, आई डोंट लाइक रिडिक्यूलिंग पीपल, बट मेरे कॉलीग है, उन्होंने कुरान पे कसम खाया था कि मैं खान के वफादार हूं, मैं खान के खिलाफ वोट नहीं दूंगा। वो कुरान की कसम खाने के बाद वो असेंबली में जाके खान के खिलाफ वोट दिया है 26वीं तरमीम में। तो आप मुझे बताएं इन लोगों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ जिससे कोई इनके साथ इंसाफ हो, यानी कोई बात हो जो मैं इनके बारे में अच्छी कह सकूं। लेट मी नो। ये इसमें तो कुछ भी नहीं। अच्छा, एक तो ये मामला था, और इससे एक दिन कबल जो है पहले आप ही की जमात में थे फैसल वाडा, बार बार ये कहते हैं कि ये डील का नतीजा है। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की आपको वो स्पीच जो कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कही कि अच्छी खबरें जल्द आएंगी, वो जो पूरा धरना था, और उसके बाद सॉरी जो इस्लामाबाद का डी चौक का जो पूरा एहतजाज था। तो क्या ये कोई बातचीत के दरवाजे खुले हैं? और इसीलिए आज आपने ये भी देखा कि अडियाला में मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी थी वो भी ज़राए की इत्तलात है कि वो भी अब ख़त्म कर दी गई हैं। शुक्रिया नादिया, बुरा मत मानिएगा, बट ये दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ फॉर पाकिस्तान। आपकी तवज्जुह से आवाम को पता भी है हम एक बहुत ही एहसास कमतरी का शिकार कौम है। हमें अपने आप पे कोई ना इज्जत है ना अपनी कोई कदर है। गोरी चमड़ी को देख के हम 2 सेकंड में गिर जाते हैं ज़मीन पे। अब प्रॉब्लम यह है इनको, मैं आपको सच बताऊं, फैसल वाडा साहब ने जो भी कहा मैंने सुना तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ में और जस्टिस में किसी को फर्क नहीं लगता। जब आप चोर बेटी, चोर बेटे, चोर MNAs, चोर CM, चोर PM, चोर प्रेसिडेंट लगा दो, उससे रिलीफ बोलते हैं। फॉर्म 47 वालों को जो कत्ल भी करते हैं, चोरिया भी करते हैं, लोगों को उठवाते भी हैं। जब किसी बेगुनाह को जो उसका आईनी हक आपने लिया हो कि वो अपने फैमिली से नहीं मिल सकता, जो कानून आइन में कुरान में लिखा हुआ है, और जब वो हक वापस मिल जाए तो फिर कहते जी ये तो उसको रिलीफ मिल गया। दूसरी बात, अली अमीन साहब ने जो फ्लोर पे कहा वो मैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता देती हूँ। आप पिछले 1 महीने की ट्वीट जरा निकाल लें। आप अमेरिका की कांग्रेसमैन, वो जो इनके नाने दादे हैं सारे, उनकी जरा ट्वीट्स देख लें। रिपब्लिकन जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रेग काजार हैं उनकी ट्वीट देख लें। 68 कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन की ट्वीट देख लें। ज़लमे खलीलजाद के मैसेजेस देख लें। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के मैसेजेस देख लें। मैं अमेरिकन डीप स्टेट की बात नहीं कर रही, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन वो तो कहते हैं आप लोग पैसे देकर ये सब करवा रहे हैं ना, अंदरूनी मामलात में आप मदाखलत करवा रहे हैं।
नहीं, हम कोई मुदाखलत नहीं करवा रहे। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुदाखलत की थी डोनाल्ड लू से, उसी डोनाल्ड लू ने खत लिखा है कांग्रेस को कि शायद गलती हो गई हो, काइंडली ये इलेक्शन रिव्यू कर दें, क्योंकि ये गंद अभी अपने कोई सर पे लाने नहीं चाह रहा। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म रिव्यूज और जो बाय एयर मेल वोटिंग होती है, उसमें 70% वोट उसको पड़ा है। तो आपका क्या ख्याल है कि बाइडेन का स्टेट डिपार्टमेंट चाहेगा ट्रंप का कि वो ट्रंप वाले उसको पकड़ें? वो तो सब अपने सर धो रहे हैं। वही डोनाल्ड लू जिसने खत लिखा पाकिस्तान की हुकूमत हटवाई इमरान खान की, अब वो कह रहा है कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत को आप चेकआउट करें, अपने सर से गंद फेंक रहा है। ये वो खुशखबरी की बात की अली अमीन ने, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि जो फलस्तीन का हाल किया बाइडेन ने, जो लबनान का हाल किया, वो पाकिस्तान में कोशिश कर रहे थे। खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, वतन तो बच गया बट खान को उन्होंने हटा दिया। डजंट मैटर, जिसकी किस्मत होगी, जिसकी जिंदगी होगी, उसको दोबारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान के दुश्मन आपने बहुत गौर से देख लिए हैं, उनको भूलना नहीं है आपने। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शादाना गुलजार साहिबा वक्त देने के लिए। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे 26वीं आईनी तरमीम, जिसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही फोकस था कि आईनी बेंचेस या आईनी अदालतें, वो बेंचेस पर इक्तफा हुआ। क्या अब ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अब सारे जो पेंडेंसी थी सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, उसमें बड़ी हद तक कमी आएगी? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असेंबली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नवीद कमर साहब, आज जब जस्टिस याया आफरीदी साहब, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हलफ उठा लिया, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पार्लिमानी कमेटी ने ये इंतखाब किया, इसके बाद के जो वाक़यात है थोड़ा उस पर हम चाहेंगे कि ज़रा आपसे बात हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप क्या समझते हैं? जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा, उस पर एहसन इकबाल साहब तो ये कहते हैं कि इससे साबित हुआ कि जो इंतखाब था पार्लिमानी कमेटी का वो दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चूज़ किया जाता तो पोलराइजेशन मज़ीद बढ़ती। देखिए, अभी इस पे तो मैं नहीं तबसरा करूंगा कि अंदर जो है इनका मेरा जो मीटिंग हुई उसमें हमने क्या फैसला किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जस्टिस याया आफरीदी की सिलेक्शन हुई है वो भी इस हिसाब से हुई है कि भाई ही विल हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन द कोर्ट। वो पार्टिजन नहीं होंगे और उस लिहाज से हमें उम्मीद है कि जो पिछले कुछ 1-2 सालों से आशुक से जो सुप्रीम कोर्ट में एक आपस में जब खलिश रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर होती जाएगी और एक फेयर चांस मिलेगा सबको और टू सम एक्सटेंट डीपोलिटिसाइजेशन होगी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। ओके, तो ये जाहिर है कि पार्लिमानी कमेटी में जाहिर है कि वो इन कैमरा था तो आप उसके मेरिट्स तो नहीं बता सकते, लेकिन आपने बताया कि व्हाट वाज बिहाइंड ऑल दिस एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ। लेकिन आज जो जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते के साथ ही उनका एक बड़ा कदम है, और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए की गई थी, और उसके बाद आपको याद होगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने फौरी तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी का हिस्सा बनाया। आज उन्होंने एक तरह से उसे रिवर्स किया और वापस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी का मेंबर बना लिया। इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये तो जाहिर है कि ये उनकी चॉइस है चीफ जस्टिस की, कि क्योंकि इस वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है वो ये है कि चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर जज मतलब नेक्स्ट जो जज साहब होंगे, और अपनी मर्जी का जो है एक जज चीफ जस्टिस साहब उसमें डालेंगे। राइट। अब उन्होंने अपनी मर्जी से जो थर्ड सीनियर मोस्ट था उसको डाला है, तो मेरा ख्याल है कि एक हद तक वो चाह रहे हैं कि जो हार्मनी सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये उसकी तरफ एक पहला कदम। ओके, नवीद कमर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे बार बार ये कहा जाता था कि अगर 25 अक्टूबर से पहले ये नहीं हुई 26वीं तरमीम और जो रिफॉर्म्स आप लोग लाना चाहते हैं तो हुकूमत को खतरा लाहक हो सकता है। इलेक्शन ऑडिट की भी बड़ा जिक्र हो रहा था कि शायद वो हो जाएगा। अब आप समझते हैं इस तरमीम के बाद हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं?
देखिए, ये हुकूमत को खतरा वाली बात तो बहुत एक एक्स्ट्रापोलेशन थी लेके जाने वाली। लेकिन जो माहौल बन गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये खतरा था कि जो भी अमेंडमेंट आप करें, अगर वो किसी रिट पिटीशन के बेसिस पे या डायरेक्टली सो मोटो के बेसिस पे उसको जो है रिवर्स करने की कोशिश की, जो कि प्योरली पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव होता है। और इसमें लिखा भी है आइन में कि कोई आइन का कोई शिक को कोई भी कोर्ट रिवर्स नहीं कर सकती। लेकिन बहरसूरत क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स थे, जैसे 63A की जो जजमेंट थी, जिसमें कहा गया था कि आइन में लिखा है कि भाई एट द मोस्ट यू लूज योर सीट, और जजमेंट ये आई कि आपका वोट ही नहीं काउंट किया जाएगा, जो कि कहीं भी कानून में नहीं है। तो इस किस्म की जजमेंट भी आई हैं। तो वो उस लिहाज से 25 अक्टूबर की एक सिग्निफिकेंस थी कि वो उस किस्म के डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे, बल्कि जो सेटल डाउन करने के तरफ ये सारा मामला हो। तो थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक और चीज को बहुत ज्यादा प्रोपगेट आजकल भी कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम से कम तहरीक इंसाफ का, वो बरमला ये कहते हैं मेरे शो में, खुद एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वो कंधा हमने तहरीक इंसाफ से ले लिया है जो वो अदलिया का इस्तेमाल किया करते थे जब सियासी तौर पर उनको शिकस्त हुआ करती थी। आप भी ऐसे ही समझते हैं कि वो रास्ता ब्लॉक हुआ है? नहीं, खैर मेरा ख्याल नहीं कि हमें कोर्ट्स में इतनी सियासत को लेके जाना चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि पीटीआई ने जब अपने हलकों में और कहीं कहीं पब्लिकली भी ये कहना शुरू किया कि 26 अक्टूबर के बाद जो है वो इम्प्लाइंग कि हमारा जज आ जाएगा, फिर वो हमारे पसंद के फैसले देगा, और वो शायद चीज़ थी जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी जिसने हर्ट किया उनकी सिलेक्शन प्रोसेस। आप ये समझते हैं कि अगर वो मुतनाज़ा ना किए जाते तो शायद और कुछ भी हो सकता था? जी जी। ओके, सो सर, लेकिन सिर्फ वो मुतनाज़ा तो वो किसी को भी कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ तो किसी को भी कह सकता है कि ये हमारा है। नहीं, लेकिन मुतनाज़ा करना कि किसी के खिलाफ, जैसे वो काज़ी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ बात कर रहे थे, तो वो अलग बात है। लेकिन उसको जो है मोहब्बत से मुतनाज़ा करना ना, वो और ज्यादा खतरनाक बात होगी। ओके, 27वीं तरमीम के हवाले से बताइएगा, बिकॉज बहुत सारे ज़ाहिर ओरिजिनल मुसव्वदे में तो बहुत सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इसे लेके चली, आपका फोकस आईनी अदालतें थी, आईनी केसेस थे, लेकिन अब क्या 27वीं तरमीम की भी बड़ी बाज़गश्त है कि जो बाकी चीज़ें थी वो सेकेंड फेज में होनी है? उसके हवाले से बताइएगा। मुझे न मैंने 27वीं तरमीम देखी है, न मैं कह सकता हूं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, अच्छी है बुरी है। अगर कोई ऐसी चीज सामने आई तो फिर उस पर देखेंगे। लेकिन शुरू में तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो नजर में थी। आखिर में तो हमें बात उस पर करनी चाहिए कि जो ड्राफ्ट आता है, और ड्राफ्ट में जो चीजें थी वो बिल्कुल सही थी। तो आप ये समझते हैं नवीद कमर साहब कि अब आईनी बेंचेस क्योंकि तश्कील होंगी और आईनी केसेस अलग कर दिए जाएंगे, और जो बार बार आप लोग कहा भी करते थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पेंडेंसी है केसेस की, वो अब बहुत हद तक कम होगी? मेरा ख्याल है कि एक तो जजेस की तादाद को बढ़ाने से, और दूसरा जो है ये इस किस्म के केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे उनको अलग करने से पेंडेंसी पे काफी फर्क पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर किसी किस्म नहीं, तो फिर देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन इंसान अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।